गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी में शब्द विचार के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने शब्द विचार के कुछ हिस्सों को पढ़ा है, उसके अगले हिस्से को हम इस पार्ट 2 में उसका अध्ययन करते हैं। हाँ देखिए, इसमें तीसरा भाग जो है, चूँकि हम इसमें शब्द रचना पढ़ रहे हैं, शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं, तो शब्दों के भेद में हमने जो है 2 भेद पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट पार्ट में, जिसमें अर्थ के आधार पर शब्द भेद और रचना के आधार पर शब्द भेद का अध्ययन हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम उसके आगे देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। यानी तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशी शब्द किसे कहते हैं। अब हम आइए इसको जान लेते हैं। देखिए, तत्सम शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हैं। अर्थात संस्कृत के उन शब्दों को जिसे बिना बदले हुए हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे है अग्नि, वानर, सूर्य, गृह, दधि, घृत आदि ऐसे तमाम से शब्द हैं जो बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से आ गए हैं, वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा भेद है वो है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द एक तरीके से ठीक तत्सम का उल्टा होता है। देखिए, वह शब्द जो संस्कृत से अपने परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में आए हैं, यानी जो बदल करके हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा कि अग्नि, ये तत्सम है, इसी का बदला हुआ रूप आग है, जिसका हम सामान्य रूप से बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं। तो आग जो है ये तद्भव शब्द है। गृह कहा था मैंने, गृह का बदला हुआ रूप घर है, घर जो है वो तद्भव है, यानी ये बदले हुए रूप में हिंदी में आया हुआ है। तो फिर से तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द अपने संस्कृत के वह शब्द होते हैं जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। और इसका उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा भेद है वह है देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द कहलाते हैं कि जो जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिन्हें मानव जो है वो अपने साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करता है, वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, जूता, झुग्गी, घोंसला आदि। क्योंकि ये सामान्य बोलचाल में मानव इनका प्रयोग करता है अपनी साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में, इसीलिए ये शब्द जो होते हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। अगला शब्द है, यानी अगला भेद है इसका उत्पत्ति के आधार पर, चौथा और अंतिम जो भेद है वह है विदेशी शब्द। देखिए, विदेशी शब्द वह शब्द कहलाते हैं कि चूंकि अनेकों शब्द ऐसे हमें मिलते हैं जो हमारी देसी या हिंदी भाषा के नहीं हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने विदेशी यानी दूसरी अन्य भाषाओं से या अन्य देश की भाषाओं से उन्हें अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया है, वह शब्द जो होते हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे चीनी, लीची, पेंसिल, जनवरी, यानी जनवरी फरवरी जो मंथ्स नेम है हमारे, ये सब जो होते हैं ये विदेशी शब्द हैं। रेडियो, स्पुतनिक, टेलीविज़न, ये सब विदेशी शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लिया है अपनी हिंदी भाषा में, इसलिए ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो ये था तीसरा आधार। और चौथा भेद हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो भेद है उसमें पहला भेद है विकारी शब्द। तो हम सबसे पहले विकारी शब्द, दूसरा है और अविकारी शब्द। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, विकारी शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो शब्दों के रूप, लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर बदल जाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में रूप,
लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकार माने होता है कि दोष उत्पन्न होना। ठीक है ना। विकार माने ही दोष होता है। तो जिसमें विकार आ जाता है, अर्थात लिंग, पुरुष और वचन के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विकार आ जाता है, इसीलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सब आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिया जाना है, अगर कहा गया कि राम पढ़ता है तो पढ़ता यहाँ क्रिया हो गई, पुल्लिंग की है राम के इस कारण। लेकिन अगर वहीं कह दिया गया सीता, तो सीता के साथ पढ़ता नहीं रहेगा, सीता के साथ पढ़ती हो जाएगा कि सीता पढ़ती है। तो यहाँ पढ़ना में परिवर्तन हो गया, राम के साथ वो पढ़ता थी, पुल्लिंग की क्रिया थी, लेकिन जब सीता का प्रयोग कर दिया गया तो सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया का रूप भी अपने आप बदल गया। तो ये क्रिया का जो रूप है ये बदल रहा है। ठीक है ना। इसीलिए इसको हम विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये 4 शब्द जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें अपने लिंग के अनुसार और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो प्रयोग के आधार पर जो दूसरा भेद है वह है अविकारी शब्द, यानी अविकारी शब्दों के भेद हम देख लेते हैं। तो पहले हम जान लें कि अविकारी शब्द कहते किसे हैं। ये भी विकारी का ठीक उल्टा है, अर्थात वह शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिन पर लिंग, पुरुष और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, लेकिन, ये जो हैं ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ है तो राम यहाँ आया था, राम पुल्लिंग है तब भी यहाँ में कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ का यहाँ ही है। सीता यहाँ आई थी, सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन तब भी उसके साथ यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, लेकिन, ये जो हैं ये सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। अब हम देख लेते हैं यहाँ कि सबसे पहले क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग जानते भी होंगे, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ना क्रिया है, दौड़ने की विशेषता तेज शब्द के द्वारा बताई जा रही है, इसलिए यहाँ जो तेज है वह क्रिया विशेषण है, क्योंकि तेज की विशेषता, तेज जो है वो क्रिया, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं जो 2 शब्दों के मध्य संबंध व्यक्त करता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसी तरह से समुच्चय बोधक अव्यय जो 2 शब्दों के भेद को जोड़ता है, 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक, चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक वह शब्द होते हैं जो जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, विषाद, आश्चर्य आदि चीज़ें व्यक्त होती हैं या आदि भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा जो है शब्द विचार यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित ये प्रश्न हैं, यानी एक्सरसाइजें हैं, जितना हमने अध्ययन किया अभी इस शब्द विचार में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिला करके, उन पूरे दोनों पार्टों पर आधारित ये प्रश्न है। देखिए, इसका फेयर कॉपी में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। परिभाषा मैंने जैसे अभी बताई, यहाँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है ना। तो इस तरह से नोट्स बना लेंगे। इनके 4 भेद बताए मैंने, चारों की परिभाषाएं, तत्सम किसे कहते हैं इसको बताया, तद्भव किसे कहते हैं इसको बताया, देशज और विदेशी किसे कहते हैं इसको बताया। तो इन शब्दों के आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है ना, कि इनको क्या कहते हैं, परिभाषा सहित आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे। फिर उसी तरह से प्रयोग के आधार पर शब्द भेद,
विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसको भी मैंने बताया। विकारी शब्दों के भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनको स्पष्ट किया। अविकारी शब्दों के भेदों को भी स्पष्ट किया। अब फिर हम आ जाते हैं इस पाठ पर के अंत में, पाठ पर आधारित जो पूरे प्रश्न हैं उसको, क्योंकि इसी के बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है आज। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, शब्द की परिभाषा लिखिए, यानी शब्द कहते किसे हैं। इसको मैंने पार्ट फर्स्ट में ही सर्वप्रथम बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अभी आपने पढ़ा शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तीसरा प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, यहाँ मैंने अभी चौथे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में मैंने बताया था 2 भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनकी परिभाषा मैंने बताई। विकारी शब्द जो होते हैं उनमें संज्ञा यानी लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह प्रश्न कह रहा है कि विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप विकारी शब्दों में लिख देंगे हेडिंग डाल करके कि विकारी शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, जबकि अविकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। यही इनमें अंतर है। चौथा है, विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो विदेशी शब्द में सीधा लिख देंगे कि वह हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से आ गए हैं। ठीक है ना। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, विदेशी भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो दोनों तरह से आप कैसे भी लिख दीजिए कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए, ये जितना लिखा गया ये तद्भव है, तो इनका तत्सम यानी शुद्ध रूप आपको लिखना है। जैसे हाथ का होगा हस्त, रात का होगा रात्रि, कौवा का होगा कौ-आ या काग, कान का होगा कर्ण, दही का होगा दधि, आग का तत्सम होगा अग्नि, पांव का होगा पैर, सांप का सर्प, नाच का होगा नृत्य, आंख का होगा अक्ष। तो ये इसके तत्सम रूप हैं, इसे आप लिख लेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी शब्दों को उनकी मूल भाषाओं के अनुसार छांटकर लिखिए। देखिए, यहाँ कुछ शब्द नीचे आपको दिए गए हैं, ये विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। ठीक है ना। कुछ अंग्रेजी से हैं, कुछ तुर्की से हैं, कुछ अरबी से हैं, कुछ फारसी से हैं। तो ये जैसे मैंने देखिए पेज में नीचे सारणी बनाई है, इसी तरह आप भी अपनी कॉपी में सारणी बना लेंगे और इन शब्दों को जो जिस भाषा का है उसी भाषा के नीचे लिख देंगे। जैसे अंग्रेजी भाषा का कौन सा है उसको अंग्रेजी भाषा के नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए, पहला शब्द टिकट, टिकट है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसको आप अंग्रेजी के नीचे लिख देंगे। उसी तरह से जैसे टिकट के नीचे देखिए शब्द लिखा गया है चीनी, चीनी जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो यहाँ तुर्की के नीचे चीनी लिख देंगे। ठीक है ना। उसी तरह से ये देखिए यहाँ शब्द आया है जनाब, दूसरी पंक्ति की अंतिम लाइन में अंतिम शब्द है जनाब। जनाब जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, तो इसको अरबी के नीचे लिख देंगे। ठीक है ना। तो उसी तरह से हम बता दे रहे हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, तो इसको उन्हीं भाषाओं के नीचे लिख देंगे, क्योंकि अंग्रेजी, तुर्की, अरबी और फारसी ये जो लिखा गया है ये भाषाएं हैं। ठीक है ना। जैसे टिकट, टिकट अभी मैंने बताया ये किस भाषा का शब्द है, टिकट अंग्रेजी भाषा का। बहुत अच्छे। दूसरा शब्द है हमारा आदत, दूसरा शब्द है हमारा आदत। आदत किस भाषा का शब्द है, आपको ये लिखना है। अब आदत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो इसको आदत को आप अरबी के नीचे लिख देंगे। अगला शब्द है जादू। अब देखिए आप, जादू किस भाषा का शब्द है, जादू जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, तो जादू को आप फारसी के नीचे लिख देंगे। अगला शब्द है हमारा आवाज़। अब हमें यह बताना है कि आवाज़ जो है ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है ना। आवाज़ जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आवाज़ भी फारसी का शब्द है, तो इसको भी आप फारसी के नीचे
लिख देंगे। अगला शब्द है हमारा किस्मत। अब किस्मत किस भाषा का शब्द है? किस्मत जो है वह अरबी भाषा का शब्द है, तो किस्मत को आप अरबी वाले बॉक्स में लिख देंगे या अरबी वाले खाने में लिख देंगे। अगला शब्द है चीनी। चीनी को भी मैंने बताया था किस भाषा का शब्द है? तुर्की का शब्द है, इसलिए इसको तुर्की के नीचे आप लिख देंगे। अगला शब्द हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए आप उसको अंग्रेजी के नीचे लिख देंगे। टेनिस, ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको आप अंग्रेजी के नीचे लिख देंगे। अगला शब्द है हमारा कालीन। कालीन जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है, इसको आप इसलिए तुर्की वाले बॉक्स में लिख देंगे। अगला शब्द है हमारा जनाब। जनाब जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए जनाब को आप अरबी वाले बॉक्स में लिख देंगे। अगला शब्द है शादी। शादी जो है यह फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए आप इसको फारसी वाले बॉक्स में लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका पूर्ण चैप्टर ये पूर्णतया आज समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली वीडियो जब अपलोड की जाए तो वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है आपको, उसे दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग फेयर कॉपी में अच्छे से एक नोट्स बना लेंगे। जिस तरह से मैंने समझाया है, बताया है आप लोगों को, उसी तरह से फेयर कॉपी में एक नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बना करके इन प्रश्नों का उत्तर भी आप पाठ के नोट्स के समाप्ति के बाद वहीं तुरंत आगे लिखते रहेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं। बस आज इतना ही।